नमस्ते आप सभी को। आज हमारे साथ है श्री जयेश पाराशर जी। जयेश पाराशर जी कौन है, क्या करते हैं, किस लिए हैं और इनकी जीवन यात्रा क्या है, ये एकदम गूढ़ रहस्य है, रहस्यमय बातें हैं इनके पास। तो आज हम सबसे पहले तो जानेंगे कि जयेश पाराशर जी कौन है। थोड़ा हमें परिचय दे देती हूँ। जयेश पाराशर जी इंदौर शहर में रहते हैं। इंदौर शहर के देवास नगर क्षेत्र में अंसर टाउनशिप, जो मांगलिया और ये लेक व्यू से लगी हुई है, वहां पर इनका निवास है। बहुत शांत, सौम्य और गहन वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक किस बात के हैं, ये हम इस बात पर इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक जो क्या करता है वो हम उसकी, जब हम देखते हैं कि कितने कितने सारे वैज्ञानिक, उनकी दुनिया ही अलग होती है। तो वो दुनिया कौन सी दुनिया है इनकी, इन्हीं से जानते हैं। कि हमको सिर्फ इनका नाम पता है कि जयेश पाराशर जी। वास्तव में मैं भी आज पहली बार ही मिल रही हूँ और पहली बार ही पॉडकास्ट पे आई हूँ कि हम इन्हीं का लें। तो हमारी खोज है कि जयेश पाराशर जी कौन है, वो क्या करते हैं, कैसे हैं। बीच बीच में मैं आपके मतलब आपकी जो क्यूरी होगी उसको मैं बीच में उकेरते जाऊंगी। तो नमस्ते जयेश पाराशर जी। हम आपके विषय में जानना चाहते हैं कि आपका जीवन वृत्ति क्या है और आपकी जीवन का मोटो क्या है, कहाँ तक ये क्वांटम क्वांटम क्या फैला रखा है आपने। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे आपने बोला कि क्वांटम क्वांटम मैंने क्या फैला रखा है, तो मैं अपना जीवन बर्थ से मैं स्टार्ट करके क्वांटम की जो मेरी जर्नी रही है वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मेरा शुरू से ही भौतिकी को लेके थोड़ा आकर्षण रहा है। और पहले जब मैं स्टूडेंट था, मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया था। वहाँ कुछ समझ नहीं आता था अंग्रेजी भाषा के कारण, और लगातार मेरी रैंक गिरती गई। फिर कक्षा छठी से मैं हिंदी मीडियम में स्विच हुआ और मुझे हिंदी में साइंस पढ़ने का, विज्ञान पढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तब से मेरी जो रैंक्स है वो हमेशा बढ़ती रही और भौतिकी के प्रति जो मेरा लगाव है वो बढ़ता रहा। भौतिकी क्या है कि हमारे आसपास जो भी हम देख रहे हैं, भौतिकी मतलब भौतिक चीजें, तो ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं, चाहे वो सूक्ष्म ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मीडियम साइज के ऑब्जेक्ट हो, वो कैसे एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, क्या उनके बीच में फोर्सेस रहते हैं, बल रहते हैं, और वो किस तरह से हमको प्रभावित करते हैं, हमारी दुनिया को, यही हम भौतिकी में पढ़ते हैं। तो लगभग वर्ष 2002 में मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला मेरी आईटी कंपनी से, जहां मैं जॉब करता था। मैंने करीब 27 साल आईटी में अभी तक जॉब किया है। तो वो मेरे शुरू के दिन थे नौकरी लगने के बाद। अमेरिका गया, वहाँ मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया जो कि स्पेशली फिजिक्स की कुछ, भौतिकी की कुछ नई चीज़ों पे, जैसे क्वांटम फिजिक्स आदि पे काम कर रहे थे। फिर मैं कनाडा गया, तब मैं, मेरे घर के बगल में ही कुछ प्रोफेसर रहते थे, तो उनसे ही मेरा टच हुआ। साथ में एक यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट क्वांटम फिजिक्स की तरफ, जिसको हम क्वांटम भौतिकी भी कह सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ा। और कुछ चीज़ों को मैंने लिंक करना शुरू किया कि यार, जैसे हम जो डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, ये चेयर हो गई या कोई बिल्डिंग हो गया, उनका जो फिजिक्स है वो अलग है, वो न्यूटन का फिजिक्स है। और क्वांटम की दुनिया में जब हम जाते हैं तो बड़े विचित्र से हमको चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि यदि मैं एक बात करूं तो एक कण है, एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ भी मौजूद है, वहां भी मौजूद है, कहीं और भी मौजूद है, सारी दुनिया में मौजूद है। इस तरह के विचित्र जो सिद्धांत है वहां पर स्टेब्लिश किए गए, फिर उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हुई। तो इन सब चीजों को लेकर आपको, क्योंकि ये एक आपके अंदर भावना क्रिएट करता है कि क्यों ना इसको देखा जाए। नहीं तो आप अमेरिका गए सर और आप कनाडा गए, तब आपको क्वांटम से कैसे प्यार हो गया कि क्या है क्वांटम में, क्या खोज निकली आपकी। यही मैडम हमारे एक्चुअली देश का भी चीजें है कि हमारे यहाँ चीजों को स्कूल लेवल से इस तरह से या इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता कि आपके अंदर जिज्ञासा जगे। अच्छा। बाहर के देशों में जब आप जाते हैं, आप किसी कॉलेज के सामने से निकलते हैं, आपको एक एटम का स्ट्रक्चर दिखता है, आपको बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्कल्पचर दिखते हैं, किसी नेता के नहीं लगे होते हैं वहाँ पे, और आपके मन में जिज्ञासा जाती है कि यार क्या गैलीलियो ने किया। आप उनके म्यूजियम जाइए, हम लोगों ने, मेरे बच्चों को भी म्यूजियम से बहुत प्रेम है, तो हम कई साइंस म्यूजियम गए और वहाँ पे चीज़ों को जब हमने पढ़ा
तो एक आपके अंदर एक जिज्ञासा सी आती है यार कि ये चीजें क्यों हो रही है। जैसे कोई स्पेस में गया तो स्पेस से मून से आई हुई रॉक उन्होंने वहां रखी है, तो एक आपके लिए बहुत अभूतपूर्व चीज है कि हाँ ये क्यों है, कैसे है, किस लिए है, इससे हमको प्रॉफिट क्या है, जी, क्यों दिखाया जा रहा है, जी। ये आपके मन में भावना जागृत हुई, जी। तब आपने फिर शुरू किया। स्पेशली फिजिक्स के प्रति मेरा लगाव था, क्वांटम फिजिक्स के प्रति मेरा लगाव और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि क्वांटम में जब इस तरह की चीजें होती है, जैसे आप यदि हॉलीवुड की मूवीज देखते हो तो कई मूवीज में पोर्टल के बारे में बताया जाता है कि आदमी इधर से गया उधर हिमालय पे निकल गया, दूसरे देश में निकल गया, या एक मूवी आई थी आंटमैन जिसमें आदमी बहुत ही छोटा हो गया और वो क्वांटम की दुनिया में चला गया। तो ये हालांकि बहुत मूवीज में हर चीज बहुत एक्सट्रीम हो जाती है साइंस फिक्शन ऐसा ही नहीं, ऐसा वैसे नहीं है जैसा दिखाया जाता है। हाँ। जैसे पोर्टल ओपन करने की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि पोर्टल ओपन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हमारे पास आज संसाधन हो तो ये किया जा सकता है, लेकिन आप एक आदमी को इधर से उधर भेज दो, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। सर मेरा ऐसा है कि आप अमेरिका गए, कनाडा गए, वहां रहे, आपका क्वांटम से वहां इंट्रो हुआ, अब इंट्रो के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे इसमें गोते खाना है और आप वो विदेश छोड़ आए, जब उस समय जब आप तो बहुत चाम पे थे, वो देश तो अमेरिका कनाडा तो बहुत चाम पे थे, उस समय आप भारत लौट आए, तो क्या? जी एक्चुअली एक समय ऐसा था जब हमने सोचा था कि हम कनाडा में थे और हम वहीं सेटल हो जाएंगे। तो एक थोड़ा सा कई बार हम सोचते कुछ और है, लेकिन जब आप रियलाइज करते हैं चीजों को, यहाँ से चीजें बड़ी सुहावनी लगती है कि अमेरिका कनाडा ये वो, और हम लोग बहुत लंबे समय तक इन लोगों के साथ रहे, वहां जाकर रहे। एक चीज जो मुझे फील हुई कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी अमीर हो इन देशों में जाके, यू विल ऑलवेज रिमेन ए सेकेंडरी सिटीजन, आप वहाँ हमेशा सेकेंडरी सिटीजन की तरह ही ट्रीट ये आपको फीलिंग आई वहाँ पे? हाँ, ये मैंने देखा और फील भी हुआ। मुझे ये बोलने में कोई ऐसा नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कोई झिझक नहीं है इस बात को एडमिट करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनका देश है। हाँ मतलब हम गर्व की अनुभूति नहीं कर सकते उस देश में रह के कि हाँ। हम नहीं तो कई बार ऐसा बताते हैं कि भारतीय हूँ मैं, ऐसा विदेश में परचम लहराता है, ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पे आप दोयम दर्जे के ही हैं, क्या आप सेकेंडरी हैं? दोयम तो नहीं कह सकते, सेकेंडरी। यदि आप भले कितने अच्छे साइंटिस्ट हो, आप भले कितने ही अच्छे इंजीनियर हो, वहाँ का जो लोकल आदमी है देखिए उसका हक है उस जमीन पे, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं, तो उसमें कुछ तो सच्चाई है कि यदि हम जाके उनके अवसर ले रहे हैं, यदि कोई हमारे देश में आके हमारे अवसर लेगा तो वो एक भावना रहती है, और क्यों ना हम फिर हमारे देश को आगे लेके जाएं। तो सर वहाँ से लौटने के बाद आपको क्वांटम में क्या? मैडम ये मैंने काम एक्चुअली बहुत पहले 2000 जैसे मेरा आना जाना लगा रहता था, तो ये वर्ष 2010 में 8 के दौरान ही मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा। और क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेटली वो बहुत छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर वर्ष 2008, 9, 10 वो समय ऐसा था जब मेरी जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ भी चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जाता था, कोई भी इनोवेशन आप करते हैं। तो उस दौरान मुझे मौका मिला तो मैंने एक 4 दिन की क्वांटम वर्कशॉप रखी, ट्रेनिंग दी लोगों को। तब से मैंने कई कंपनियों में, मतलब मैंने शायद आज की तारीख तक हजारों लोगों को मैं फ्री में इसमें शिक्षा दे चुका हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जो मुझे आता है, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, ये मैं एडमिट करता हूँ। सो तब उस समय मैंने पेपर लिखा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा लोगों से अच्छा प्रमोशन मिला, एप्रिसिएशन मिला, थोड़ा इस आइडिया को प्रमोट किया गया। फिर वर्ष 2017 में स्पेशली जब हम कनाडा से फाइनली लौट कर आ गए थे, उस समय फिर मैंने यहाँ स्कूलों में जाना शुरू किया। तो आप शायद ना माने, लेकिन मेरे स्कूल के 9, 10, 11, 12 के बच्चे, और मुझे कहते हुए गर्व है, उन्हें इतना अच्छा क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम फिजिक्स आता है जो शायद ग्रेजुएशन लेवल पे भी कई लोगों को ना आता। मतलब वो आपका दिया हुआ ट्रेनिंग है, उससे वो ट्रेंड होके आगे बढ़े, मतलब आपका सरल है पढ़ाना। मेरा ये कहूंगा कि मैं फंडामेंटल्स पे यकीन रखता हूँ कि यदि आपके नीचे की जमीन अच्छी नहीं है, आपकी नींव मजबूत नहीं है, तो आप, जैसे हमारे हिंदी में कहा जाता है, फेकलॉजी आप कितना भी कर लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नींव मजबूत होनी आपके पास तथ्य और तर्क होना चाहिए, तभी आप वो उसमें सफल हो सकते हैं। कोई भी काम करो, आप फेकलॉजी जिसे आप बोल रहे हैं।
हाँ, आपके पास तथ्य और तर्क तभी आएंगे जब आप किसी चीज किसी को पे काम समझेंगे। करेंगे, वर्क करेंगे वही। किसी को तो सर आप फंडामेंटल्स। कैसे, मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को इसमें जैसे आप पढ़ा रहे हैं या किसी को जमा रहे हैं कि क्वांटम क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि क्वांटम को करके, पढ़ के, समझ के या उस पे काम करके उसको क्या मिलेगा, तो क्वांटम क्या है? तो चले हम क्वांटम की तरफ। हाँ। तो क्वांटम, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ 3 तरह के फिजिक्स मेन है। एक है क्लासिकल न्यूटन का फिजिक्स, जिसके जरिए हम जो जमीन पे चल पा रहे हैं, ग्रेविटी हमें खींच रही है अपनी तरफ, नहीं तो हम अंतरिक्ष में उड़ जाते, हम रॉकेट भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, एक बॉल जा रही है, एक बैट्समैन बॉल को मार रहा है, कितनी स्पीड है, ये सब क्लासिकल या न्यूटन का फिजिक्स है। तो वैसे ही एक फिजिक्स आता है रिलेटिविटी, जिसमें कि हम आइंस्टाइन का फिजिक्स है, जो बताता है कि सारी चीजें एक दूसरे के सापेक्ष है। कि जैसे पृथ्वी, हम कह सकते हैं कि भैया पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है और पृथ्वी सूरज की ओर घूम रही है, या हम ये भी कह सकते हैं जब हम पृथ्वी पर हैं तो हमें दिखता है कि सारी चीजें हमारे आसपास घूम रही है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। तो ये भी एक काइंड ऑफ रिलेटिविटी कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। सर मैं रोकना चाहूंगी आपको, आपने कहा गैलीलियो का, चाहे वो उसका न्यूटन का, ये सब, तो भारत का क्या है? आप भारत की तरफ बढ़ के आए हैं, भारत में कौन भौतिकी विज्ञान के प्रमुख रहे जिनसे आप इंस्पायर हैं? मैं पहले मतलब इसको तीसरे वाले जो फिजिक्स है हाँ, उसको जी, कर जी, दूं। sorry। वो है क्वांटम फिजिक्स। हाँ। तो जैसे हम नॉर्मल फिजिक्स में डे टू डे लाइफ के चीजों के बारे में हम बात करते हैं, तो वैसे ही रिलेटिविटी में हम उन चीजों की स्टडी करते हैं जो प्रकाश की गति के क्लोज चल रही हो, जिनकी गति बहुत ज्यादा हो या जिनका आकार बहुत बड़ा हो, जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी, बड़े बड़े आकाशीय पिंड। तो उनका जो फिजिक्स होता है वो हम रिलेटिविटी में, जनरल रिलेटिविटी या रिलेटिविटी में उनको स्टडी करते हैं। और तीसरा तरह का जो फिजिक्स है, जो आपने पूछा था क्वांटम क्या है, तो वो साइंस है बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए, एटम हो गए, कई बड़े कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, छोटे मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में 4, 5, 10 ही एटम होते हैं, कुछ 100 ही एटम होते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उनमें वह रूल नहीं लगते कि मेरे तरफ बॉल आई और यदि यहाँ एक वॉल है तो वो बॉल टकरा के चली जाएगी। जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो यदि वहां एक बॉल आई तो बॉल जो है वो टकरा के जा भी सकती है और वो इस बॉल को क्रॉस करके दूसरी तरफ भी निकल सकती है। इतना पावर है। हाँ। मतलब वॉल को वो कर देगी। पावर नहीं है, वॉल को तोड़ेगी नहीं, लेकिन वो वॉल के दूसरी तरफ यहाँ से अदृश्य होकर आप कह सकते हैं कि दूसरी तरफ दिखेगी। अच्छा, मैं बहुत नॉर्मल भाषा में हाँ, इसको हाँ। बता। अब आता हूँ मैं भारतीय वैज्ञानिकों की बात पे। तो हमारा, यदि आप फिजिक्स देखें या गणित देखें, आर्यभट्ट जी को देखें या उनके पहले हमारे जो ऋषि मुनि हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक रहे होंगे। आपने उनको कहा ऋषि मुनि, परंतु जो आज हम विज्ञान के माध्यम से, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से समझ रहे हैं, जो हमें पता लग रहा है कि बार बार ये बात सामने आती है कि ये जो भी हम दुनिया में रह रहे हैं ये इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब यदि मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में वर्ड आएगा माया। तो ऋषि मुनि जो ढूंढते थे किसी चीज को, तो जैसे आज के साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम एक लैब सेटअप करते हैं, हम तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, महंगे इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, हम देखते हैं कि न्यूटन का फिजिक्स जो है वो काम कर रहा है कि नहीं, या हमारा जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें यदि हम ऑप्टिकल कंप्यूटर या किसी की बात कर रहे हैं तो चीजें ठीक तरह से वर्क कर रही कि नहीं। तो हमारे ऋषि मुनि उसी चीज को, मेरा मानना है कि खोजते थे, लेकिन आंखें बंद करके खोजते थे। क्योंकि आंखें बंद करके भी यदि आप माया में वाकई में रह रहे हैं, यदि ये सब कुछ माया है, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि हम आंखें बंद करके जो मेडिटेशन करते हैं उसमें आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओ दूसरे वर्ल्ड से, क्योंकि दूसरा वर्ल्ड या दूसरे ऑब्जेक्ट्स कुछ है ही नहीं। वो एक्चुअल में माया यही कहती है कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिस तरह से फिक्शन कुछ नहीं है, फिक्शन नहीं नहीं है। जी। सर मेरा भी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस डालूंगी इसमें कि कभी हम 4 सुबह, मतलब कई बार हमको बताया है कि ध्यान करना चाहिए था, और कई सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, उसमें कभी कभी हमारी कोई ध्यान लग जाए तो वास्तव में हम कुछ वो चीजें दिख जाती है जो हमारे डेली लाइफ से कोई रूटीन ही नहीं करती है। तो ऐसा भी कुछ है क्या क्वांटम में? बिल्कुल है मैडम, मेरा ऐसा मानना है।
परंतु जैसे आपने कहा माया, जी वो भी माया ही है। जी, इसके लिए एक्चुअली मैंने एक चैनल बनाया था क्वांटम टेक्निक करके। सो वर्ष 2012 से मैं उस पर आर्टिकल डाल रहा हूँ और कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमने उसको हाँ। और आगे प्रसारित किया है। लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ, हमारे देश का दुर्भाग्य है, यदि आप ज़्यादा आध्यात्म की बात करो, मेडिटेशन की बात करो, तो आपको साइंटिफिक कम्युनिटी कह सकती है कि यार ये आदमी नहीं चलेगा। लॉजिकल नहीं है। भले ही आप लॉजिकल बात करो, तो मैं थोड़ा सा उस चीज से, मैं हर चीज में रीजनिंग ढूंढता हूँ और जब तक रीजनिंग नहीं मिलती मैं उसे नहीं मानता। तो क्योंकि मेरे हिसाब से जो हमारे ऋषि मुनि हैं या जो भी हमारे पुराने वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने हर चीज में रीजनिंग ढूंढी। यदि आप पाश्चात्य सभ्यता की बात करें तो गैलीलियो को मार दिया गया था, कॉपरनिकस को मार दिया गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि उन्होंने धर्म ग्रंथों के हिसाब से जो लिखा है उसको गलत ठहराया है। आप हमारी सभ्यता में देखो, क्या एक भी आदमी को हमने इसलिए दंडित किया है कि उसने जो धर्म ग्रंथ में लिखा था उसको उन्होंने नहीं माना या उसको चैलेंज किया? हमने हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों पे जो लिखा है उसको फॉलो करते हुए भी हमने सही चीज की तरफ हम बढ़े हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में यदि हम देखें, यदि हम गीता को भी पढ़ें, तो ज्ञान ही ईश्वर गीता का को रूप। पढ़ने के बाद तो ऐसा कुछ हो ही नहीं कि किसी को मार दिया जाए या वो जो नहीं मान रहा है इसको मार दिया जाए। तो वो उन्हीं के धर्म ग्रंथों में कहीं भी बात को नहीं मानते थे। तो ऐसी जी ऐसा हम कह थ्योरी है। सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ओपन कल्चर है, मेरा ये कहने का मतलब है। और किसी कारणवश हम लोगों ने, या तो मुगलों का शासन रहा या अंग्रेजों का शासन रहा, तो हम लोग उस चीज को भुला बैठे। हमारे कई लिटरेचर को जला दिया गया और सभी जानते हैं इस बारे में, तक्षशिला वगैरह की महीनों। सही सही। सर, दर्शक जानना चाहेंगे कि अब क्वांटम हमारे से कैसे रिलेट कर सकता है? जैसे मैं क्वांटम को क्यों चाहूँ, क्यों प्यार करूँ? बेसिकली मैडम ये बात चाहने की नहीं है, ये जरूरत है। अच्छा। तो आज की तारीख में यदि आप देखें कि जो हमारे लिए एक आईटी बड़ा वरदान रही भारतवर्ष के लिए, और हमारे राजनेता इसको यहाँ के लेके आए, संचार क्रांति, कम्युनिकेशन, आईटी वगैरह। और हमारे यहाँ से कई लोग जो इंजीनियर्स बने और वो आज बाहर के कई देशों में, पूरी दुनिया में हमारे आईटी इंजीनियर्स की धूम है। अभी भी है ऑफकोर्स। पर यदि आप देखें तो आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि फलानी कंपनी ने इतने हजार एम्प्लॉयज को निकाल दिया, दिमागी कंपनी ने ये कर दिया, और ये हो रहा है एआई के कारण। तो एआई क्या करता है, और एआई का इफेक्ट अभी केवल नौकरियों में, आईटी नौकरियों में आया है, बट एआई क्या करता है, जैसे हमारे जो लोग थे वो रीजनिंग पे काम करते थे, कंप्यूटिंग सीखते थे, सीख रहे हैं और वो जाके कोडिंग करते हैं, और कोडिंग में बड़ा आपको दिमाग लगता है, तपस्या लगती है। मैं कहूँगा, मैंने भी काफ़ी समय कोडिंग की। कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो हम खाना पीना सब भूल के उसी को हम सॉल्व करने में लगे। और यही भारतीयों की विशेषता है कि आप बाहर के देशों में देखोगे तो 8 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं, काम हो ना हो उनको कोई मतलब नहीं। तो एक हमारी दक्षता थी कि भाई हमें तो काम करके जाना है घर, चाहे खाना मिले ना मिले। तो वो जो चीज थी वो अब एआई ने उसको ऑटोमेट कर दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कोड हम हफ्ते 2 हफ्ते में लिखते थे, वो आज की तारीख में एआई जो है 10 मिनट में लिख देता है, और कुछ कारणों से वो ज्यादा अच्छे से लिख देता है। तो हमारा जो काम रह गया है वो कोड लिखने का ना रह के कोड को रिव्यू करने का, टेस्टिंग का, इसका हो गया कि सही है कि नहीं, तथ्य से भाई जो कोड लिखा गया है हाँ। वो सही है कि नहीं। अब वो आपका टेस्टिंग में आपको कितने लोग चाहिए, टेस्टिंग के लिए भी स्क्रिप्ट्स बन गई हैं ऑटोमेटेड। तो यही कारण है कि जो परंपरागत आईटी और कोडिंग है वह उसकी जॉब्स अब जा रही हैं, उसके बदले एआई जो एजेंट्स हम जिनको कहते हैं, छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों में दक्ष होते हैं, वो अब ये काम कर रहे हैं। तो आज हमारी जरूरत है कि हम उसके आगे सोचें जी। तो एआई के आगे क्या है, एआई को यूज कैसे किया जाए, एआई को दक्ष कैसे बनाया जाए, और क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाए। जैसे जब कंप्यूटर आए तो लोगों में बेरोजगारी फैली कि कंप्यूटर एक आदमी का 10 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है, लेकिन हमने अपने तरीके निकाले।
हाँ, तो भारत तो कंप्यूटर के साथ भी ऐसा नहीं है जी। कि वो गड़बड़ है। तो क्वांटम से हाँ। अब आपके डेली लाइफ में क्वांटम आप क्या कर रहे हैं जी, अभी जी। वर्तमान में? जी। क्वांटम से कैसे जुड़े हैं और आप क्या दे रहे हैं समाज को जी। और आपकी क्वांटम स्टूडेंट्स को और आपकी आईटी कंपनियों को, या आप विदेश में रहकर आए हैं उन सब से आप अभी आप कहाँ से कनेक्ट हैं और अभी क्या चल रहा है आपका? तो मैडम एक तो मेरा उद्देश्य है कि किसी भी तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग को हम लोग स्कूलों में पाठ्यक्रम में लेके आए। अच्छा। और इसके लिए मैं लगभग पिछले एक मांगलिया में हमारा स्कूल है, वहाँ हमारे पांडे जी, अनंत पांडे जी बहुत ही अच्छे उनके प्रिंसिपल रहे, अभी वो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे भरपूर स्टेज दिया और उनके कारण मैंने वहाँ बच्चों को सिखाया, हिंदी मीडियम के बच्चों को। और ये 2018 से चल रहा है जी। आज 26 हो गया, तो 8 साल से मैंने कोशिश वही कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं मलार आश्रम, कई सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस तो कई हैं, मतलब यूके से लेके बाहर के देशों में लेके महिंद्रा यूनिवर्सिटी हो गया, GSITS हो गया, गुवाहाटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कई सारे कॉलेजेस हैं। तो कॉलेज के प्रति तो डेफिनेटली मेरा समर्पण है ही वहाँ जाके और उन लोगों को ट्रेन करना ऑन रिक्वेस्ट, बट स्कूलों में इसको डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वांटम को आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत एक तरह से कठिन है, लेकिन यदि आपके पास इसका फंडामेंटल हो, इसका फंडामेंटल बहुत कठिन नहीं है, यदि ठीक से सीखा जाए, यदि हमको बच्चों को हमें बताते रहें कि क्वांटम क्या है और कैसे जो आप कक्षा 9वीं का जो गणित सीखते हैं जी, जो ट्रिग्नोमेट्री आप सीखते हैं, वो ज्योमेट्री आप सीखते हैं, जो वेक्टर और स्केलर आप चीजें सीखते हैं, सदिश अदिश हो गया, थोड़ी से प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टेटिस्टिक्स हो गया, वही आगे जाके आपको क्वांटम में मदद करता है। अभी तो आप स्कूलों में और कॉलेजों में इसको अप्लाई कराने के लिए अभी इंदौर आपके क्षेत्र में प्रयासरत हैं? देश विदेश में मैडम, मैं रिमोटली भी और ट्रेवल करके अच्छा, भी। वही पूछ रही, हाँ, देश विदेश में कहाँ कहाँ? जी, जैसे मैं यूके में SCCB यूनिवर्सिटी है, वहाँ मेरा साल में लेक्चर फिक्स है। हाँ। इसी तरह से जो हमारी IT कंपनी जिनमें हमने काम किया है, वहाँ मैंने करीब मतलब कोरोना के पहले से 2019 से मैं वीकली सेशन लेता था, और मैंने 300-400 स्टूडेंट्स को कई बार 3-4 घंटे के सेशंस उनके लिए किए हैं। फिर वीकली यदि मैं मेरे सेशंस जोड़ूं तो 2019 से मैंने नई करके 500 सेशंस पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी के लोग जहाँ भी थे, तो अभी किस कंपनी से जुड़े हैं आप? अभी मैंने रिजाइन कर दिया मैडम। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से हमको क्वांटम को प्रमोट करके। तो आपकी खुद की कंपनी बनी है अभी? अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक्चुअली हमारे मित्र हैं श्री एल वेंकट, और वो उनकी कंपनी है क्यूबिट फोर्स। तो उन्होंने क्वांटम में बहुत काम किया है, वो IBM क्वांटम के इंडिया हेड रहे हैं जी, और काफी मतलब डेडिकेटेड इंसान है। आज नायडू जी से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके नीति आयोग में सभी जगह उनके संपर्क हैं। अभी आंध्र प्रदेश में जब नायडू साहब ने अमरावती में क्वांटम विलेज की स्थापना की, या हम उसको क्वांटम सिटी विलेज कहें, तो उन्होंने क्वांटम के लिए डेजिग्नेटेड एरिया रखा है, जहां अभी माइक्रोसॉफ्ट ने 1700 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की है, गूगल इन्वेस्ट कर रहा है। और ऑफ कोर्स जब भी राजनेता इस तरह के प्रयास करते हैं तो उन्हें भी बहुत हेल्प मिलती है उससे, क्योंकि यूथ जुड़ता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो उनसे आप जुड़े हैं? जी, मैं उनसे जुड़ा हूँ, मतलब मैं नायडू साहब से नहीं, मैं वेंकटा साहब से जुड़ा हूँ। और उनकी जो कंपनी है क्यूबिट फोर्स, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्यूबिट फोर्स, तो उनका ये कहना है, जैसा मेरा पढ़ाने में है कि यार हमें फ्री शिक्षा देनी है और हमें फंडामेंटल बनाना है, तो वैसे ही अभी जो हम वेंकट साहब के साथ मिलकर जो प्रयास है, उसमें हम जो हार्डवेयर है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि हर आदमी समझ सके जी, और वो उसमें योगदान दे सके। आपका ITI का बंदा भी क्वांटम कंप्यूटर जब हम बनाते निकलते हैं, हमारा उद्देश्य है क्यूबिट फोर्स के साथ कि 100 क्वांटम कंप्यूटर बनाना अगले 2 साल में, और उनको यूनिवर्सिटीज को सप्लाई करना। ठीक।
सर अब आप तो यहाँ जुड़े हैं, अब विदेशों में भी आप पढ़ा रहे हैं, इस इंदौर के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा क्या प्लान है आपका कि हम यदि राज्य शासन या केंद्र शासन को कहें कि हमारे पाठ्यक्रम में क्वांटम वाले 9th क्लास से, तो अब उसके लिए क्या प्लान है आपका? यदि इसको बाहर क्या है तो आप सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट क्वांटम को पढ़ेंगे तो वो क्या अचीव करेंगे, ये थोड़ा सा बताइए। तो मैडम इसके लिए प्रयास, एक छोटा प्लान, ताकि हम इसको छोटे छोटे उसमें बता सकें, पहुंचा सकें कि क्या होना है। इसके लिए मैडम 2017 से मैं प्रयासरत हूँ, कई पत्र लिखे हैं और छोटा सा प्लान है कि आपको एक क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो आपको गणित का ज्ञान होना चाहिए, आपको भौतिकी के कुछ सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए और आपको कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है कि गणित में ये टॉपिक्स, जैसे मैंने बताया कि आप, अच्छा आपका सिलेबस तैयार है? जी मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ सरकार के साथ। अच्छा तो उधर से रिस्पांस नहीं है? कोई रिस्पांस ऐसा मेजर नहीं है, बट मैं बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ माननीय श्री तुलसी सिलावट जी का, हमारे क्षेत्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे मित्र हैं रितेश पाल जी, दीपक व्यास जी। तो उन्होंने भी इस चीज को कि कैसे क्वांटम हेल्पफुल है और यदि आज की तारीख में जो जॉब्स जा रही हैं एआई के कारण, उसको हम क्वांटम से कैसे काउंटर कर सकते हैं। सर आपने बताया तो मुझे आपसे बात करते करते आइडिया आया कि आप तुलसी सिलावट जी की बात कर रहे हैं, तो माननीय तुलसी सिलावट जी से आग्रह कीजिए ना कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाएं, उसमें आपको क्वांटम की मतलब क्लासेस लें और वहाँ एक आइकन तो देना पड़ेगा ना। तो वो ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्लान है आपके पास? यदि इसको अगर मैं कहूँ तो वहां तक पहुंचाए ये बात, तो वैसा हो तो आप इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? मैडम मैं तो, आप मुझे नींद से उठाएंगे तो भी मैं आपको सब तैयारियां बता दूंगा, क्योंकि मुझे ये, मैं इतने प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन कहते हैं कि जब तक किसी चीज का समय नहीं आता तब तक वो नहीं होती। जैसे आप सोचिए कि 2010 से क्वांटम के पीछे हूँ मैं, आज अमरावती में इतना बड़ा सेटअप हुआ, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं, जो 12-15 लोग हैं जो क्वांटम के क्षेत्र में लगे हुए थे, जिसमें वेंकट जी भी एक हैं, तो उनके ही प्रयास है। तो अब आपने इसे बताया माननीय सिलावट जी, तो उन्होंने समय भी दिया है और प्लान केवल इंस्टीट्यूट का नहीं है मैडम, प्लान अब ऐसा है कि हमको मध्य प्रदेश को क्वांटम, मध्य भारत में क्वांटम के क्षेत्र में स्टेब्लिश करना है और यहाँ के जो बच्चे हमारे जो पढ़ के निकल रहे हैं, उनको हमको एक स्टेज देना है, एक प्लेटफॉर्म देना है कि आइए आपका जो यदि आप हार्डवेयर में काम करना चाहें, मैकेनिकल में काम करना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाहें, इलेक्ट्रिकल्स में, कहीं भी आप काम करना चाहें, चाहे आप कोडिंग में काम करना चाहें, कोर कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग में, तो हमारे पास सभी तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ क्वांटम के क्षेत्र में उपलब्ध है। हाँ तो मैं साप्ताहिक चलता चक्र की ओर से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। और चलता चक्र इसके लिए आपकी क्वांटम की आपकी जो जर्नी है, जो आपके सपने हैं, उसको कैसे साकार कर सकता है, इसके लिए हम चलता चक्र की टीम पूरी आपके लिए प्रयास करेगी। मुझे सबसे गर्व की बात आपकी ऐसी लगी कि आपके पिताजी ने आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था, इस पूरे पॉडकास्ट में कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था और सर की कोई रैंक नहीं बनती थी, सर हिंदी मीडियम में पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।